ओके, द सेकेंड पॉइंट वी नीड टू डिस्कस टुडे। पहला पॉइंट था हमारा कोग्निटिव बायसेस का। ओके, सो आई होप आई हैव गिवन यू अ ब्रीफ अबाउट कोग्निटिव बायसेस। वैसे ये पूरा एक ऐसा लेक्चर है जिसके ऊपर मैं, अगर मैं फिल्टर्स के ऊपर, if I only take your class for 2 days for filters, you understand filters, when we perceive something, then it crosses through DDG filter, and then it goes to the event 2, and then event 2 is stored in the mind and it creates a state, right? You remember that state model, na? How state is formed in us, right? So I can take 2 days full class, full day class, 8 hours, 16 hours class only on filters and how to manage these filters with the use of meta models and meta programs. पूरी उसके ऊपर क्लास हो सकती है 2 दिन की, पूरी 2 दिन की क्लास हो सकती है, बहुत इफेक्टिवली मजा आएगा। लेकिन विल प्लान फॉर इट, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर लोग कामकाजी भी है बेचारे, मेरे जैसे फालतू तो है नहीं, फालतू तो मैं अकेला ही हूँ यहाँ पे इसलिए इसलिए मैं कुछ ना कुछ ढूंढता रहता हूँ बैठा बैठा, कुछ और क्या करेगा, बेकार आदमी करेगा क्या, तो कुछ भी डिटेल में जाता रहता है चीजों को उठा उठा के, है ना। सो we'll come to it later. The second point we wanted to discuss today is epigenetics. अब अगर आनंद जी आप बैठे हैं तो सुन लीजिएगा, epigenetics। पहले तो एक चीज समझिए, just understand first term, that is genetics. What is genetics? तो जेनेटिक्स का मतलब है कि हमारे अंदर हमारा जो बेसिक जो हम लोगों का बनता है उसमें कुछ चीज होती है जिसको बोलते हैं डीएनए, और डीएनए के अंदर वहां पे एमिनो एसिड्स और प्रोटीन्स मिल करके एक चीज बनाते हैं जिसे कहते हैं हमारे जीन्स। और ये माना जाता है कि जीन्स जो है वो हमें कई सारी कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं। ठीक है, मतलब कि हमारे माता पिता से इंफॉर्मेशन हमारे अंदर ट्रांसमिट करने की जो माइक्रोचिप है उसका नाम है जीन्स। ओके, क्लियर टिल दिस पॉइंट? ये सब आपको पता भी होगा वैसे, मेरे ख्याल से आजकल इतनी नॉलेज लोगों के पास होती है। तो जीन्स जो है हमारे, वो हमें नॉर्मली हमारे माता पिता से मिलती हैं, और ऐसा कहा जाता है, पुराने जमाने में जीन्स के ऊपर बहुत माना जाता था। जब मेडिकल रिसर्च नाउ इन about 1700s also till 1700s it was meant, ये माना जाता था कि शरीर अपने आप को ठीक कर सकता है। 1700s के बाद में मेडिसिन, ये थियरी शुरू हुई कि बॉडी में अगर कुछ चीज चेंज होती है तो उसे बाहर से आपूर्ति कर सकते हैं, राइट। ये थियरी आनी शुरू हुई 1700s के बाद में। और फिर 1700 के बाद में जब डायग्नोस्टिक साइंस मेडिकल जो शुरू हुआ, व्हेन वी स्टार्टेड स्टडीइंग डायग्नोस्टिक्स, तो बॉडी में कितने तरह के केमिकल्स होते हैं, उन केमिकल्स की एक रेंज होती है, वो केमिकल्स एक तरह से रिएक्ट करते हैं, वो केमिकल्स बॉडी में कम हो सकते हैं और उनको बाहर से एक्सट्रैक्ट करके बॉडी में डाला जा सकता है। तो ये सारा जब कार्यक्रम शुरू हुआ, जब मेडिकल डायग्नोस्टिक्स शुरू हुआ, तो मेडिकल डायग्नोस्टिक्स की मदद से हम लोग अपनी डिजीजेस के लिए अंदर डिपेंड होने के बदले में बाहर डिपेंड होने लग गए। बी विथ मी, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू एपिजेनेटिक्स, राइट। सो पहले मैं बात कर रहा हूँ जेनेटिक्स की। तो हुआ क्या कि जैसे जैसे ये मेडिकल साइंस ने पिछले 200 साल में जो प्रोग्रेस किया लीप एंड बाउंड में, उसने लोगों को बिलीव करने पे मजबूर कर दिया कि माइंड एंड बॉडी आर टू डिफरेंट थिंग्स, and if body has some problem, it has the problem because there is deficiency of something in the body. बॉडी में कुछ ठीक से काम नहीं कर रहा है, मीन्स यू आर ब्रोकन और यू आर अफेक्टेड और यू आर पंक्चर्ड समवेयर। ये मेडिकल वालों ने बिलीव कर दिया और फिर उन्होंने इसको कंपनसेट करने लग गए मेडिसिन से, राइट। अगर आपको इसके बारे में डिटेल जाननी है तो मैं हमेशा बोलता हूँ व्हाट द हेल्थ सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स। If you have time, please see this series. What the health? Watch this series on Netflix. Okay, you'll get lot of answers to what I'm saying here. Okay, so later on it so happened कि अब दवाई की कंपनियां, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो मैं नेक्स्ट सेंटेंस बोलने वाला हूँ वेंकट सर, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये डॉक्टर ब्रूस लिप्टन बोलते हैं। ठीक है, आपको उनके बारे में बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, आपने ये बुक बहुत बार देखी है, सुनी है, शायद पढ़ी भी होगी। ठीक है, द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ, और आपने इस बुक के बारे में बहुत सुना है।
तो इसके ऑथर जो कि खुद मेडिकल स्कूल में डॉक्टर थे, डॉक्टर ब्रूस लिप्टन, बोलते हैं कि लेटर ऑन पूरा मेडिकल जो स्ट्रक्चर, जो पूरी मेडिकल फैकल्टी चल रही है, वो पूरी की पूरी मेडिकल फैकल्टी इज कंट्रोल्ड बाय द मेडिसिन कंपनीज, and at last they want to sell their medicines, so they will make medicine for everything, right? You just have to find out what is the problem and there is a medicine for it, okay, right? So ये सारा, ये यहीं पे वो थियरी जेनेटिक्स की आती थी कि कैंसर तो आपके जीन्स में चलता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस जीन्स में चलती है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जीन्स में चलती है, कई सारी बीमारियां जो जेनेटिक है, आपको आपके फीचर्स जेनेटिक मिले हैं, आपको हाथ पैर जेनेटिक मिले हैं। एपिजेनेटिक्स में बहुत अच्छी रिसर्च आजकल चल रही है, और उस ऑथर का नाम मैं भूल गया, मैं उसका वीडियो शेयर करूंगा आपके साथ, जो भी इंटरेस्टेड हो अगर इसमें थोड़ा डिटेल जानने में, तो उस ऑथर का वीडियो मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, आप उसको देख लीजिएगा एक बार। व्हाट हैपेंड वाज, जब ये पूरा बिलीव होने लग गया कि हमारे अंदर जो भी फीचर्स आते हैं वो हमारे माँ बाप से आते हैं, और हमारे अंदर वो फीचर्स इनबिल्ट होते हैं, राइट? मतलब कि अगर आप दिख रहे हो तो पापा जैसे दिख रहे हो, मम्मी जैसे दिख रहे हो, किसी के जैसे दिख रहे हो, ये इनबिल्ट होता है कि आप किसी के जैसे दिख रहे हो, आप किसी की आंखें आई है। बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ है, अभी अभी वो अभी 3 महीने का भी नहीं होता है, इसकी आंखें इसके पापा जैसी है नहीं, इसका मुंह इसकी माँ जैसा है नहीं, इसके बाल इसके फलाने जैसे। अरे बाल आने तो दो बेचारे को पहले, फिर तुम डिसाइड करना कि बाल पापा जैसे है मम्मी जैसे है। सो यस, सम फीचर्स आर, जो एक्सटर्नल फीचर्स या इंटरनल फीचर्स है वो आपको मिलते हैं इससे। लेकिन क्या आपको पता है कि इवन आपके हर एक बॉडी में हर एक सेल का भी जीन सेम नहीं होता है। जो जीन्स आपके ब्रेन सेल में पाए जाएंगे वो आपके किडनी सेल्स में होने जरूरी नहीं है, जो किडनी में है वो आपके लंग्स में होने जरूरी नहीं है। ये मैं नहीं बोलता हूँ, ये रिसर्च बोल रही है। आई एम नॉट सेइंग दिस, दिस इज ऑल रिसर्च बेस्ड, वॉट एवर आई एम गिविंग यू इंफॉर्मेशन, इट इज नॉट माई ओपिनियन, इट इज इंफॉर्मेशन दैट इज पब्लिश्ड इन बुक्स। और कोई भी इंफॉर्मेशन अगर एक बुक में पब्लिश हो चुकी है तो उसका मतलब है कि उसके ऊपर स्टडी हो चुकी है, वो प्रूव हो चुकी है, तब वो पब्लिश होती है। रिमेंबर दिस, when information is published in a book, that means it is definitely researched upon and then it is proven to be right and then it is published, okay? ये समझ जाना आप लोग, okay? So कुछ एक चीजें हमें मिलती है, अब इसको ढूंढने के लिए एक रिसर्च की गई, ये समझने के लिए कि कौन सी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, इसको समझने के लिए एक रिसर्च की गई। एक चूहे को पकड़ा गया और उस चूहे को रास्पबेरी सूंघाई गई, रास्पबेरी की स्मेल दी गई, और रास्पबेरी की स्मेल के साथ उसको करंट का झटका दिया गया, ठीक है? तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग जो हम लोग बोलते हैं, चूहे को रास्पबेरी सूंघाई, करंट का झटका दिया, रास्पबेरी सूंघाई, करंट का झटका दिया। अब करंट का झटका दिया तो चूहा डरने लग गया, तो नेक्स्ट टाइम जब उसको रास्पबेरी सूंघाई तो वो डरने लग गया, ओके? दिस वाज जनरेशन 1, जनरेशन 1, ओके? जनरेशन 1, रास्पबेरी सूंघाई और झटका दिया, धीरे से झटका बंद हो गया, सिर्फ रास्पबेरी की स्मेल से द रैट और द माइस स्टार्टेड गेटिंग अफ्रेड, ओके? इट स्टार्टेड गेटिंग शिवरिंग। जब उसके बच्चे हुए तो उसके बच्चों को जब रास्पबेरी की स्मेल दी गई तो उसके बच्चे भी डरने लगे, ओके? सो दिस प्रूव्स कि जो हम लोग सीख रहे हैं वो हमारी आने वाली जनरेशन में ट्रांसफर होगा, होगा और होगा ही, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। सो जो कंडीशनिंग हमारी हो रही है वो कंडीशनिंग हमारे बच्चों में रिफ्लेक्ट करेगी ही। ये पहला पॉइंट क्लियर है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। आर वी डन विद द फर्स्ट पॉइंट? नाउ सेकंड पॉइंट। अब एक चूहे को एक बड़े ताजे मोटे चूहे के साथ रखा गया पिंजरे में, बड़े चूहे के साथ। अब चूहों में भी सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, सेंस ऑफ डिफेंस है, तो वो भी अपनी रक्षा करने के लिए भागना, फाइट और फ्लाइट चूहे में भी होता है ना? आप जैसे ही चूहे के सामने झाड़ू ठोकोगे वो क्या करेगा? जहां रास्ता दिखेगा वहां भागेगा, छिपकली,
आप छिपकली दिख जाए आपको, आप उसको झाड़ू बताओगे, उसको जहां रास्ता दिखेगा वो भागेगी, वो ये नहीं चूज करेगी कि मैं अंदर जा रही हूँ बाहर जा रही हूँ जहां दीवार दिखेगी वहां भागेगी। सो ये फाइट और फ्लाइट तो सबके अंदर है। Fight or flight is in each and every animal on this earth because it is evolutionary response, right? That was the first response that any animal had because it was a part of survival of the fittest. उसके लिए फाइट और फ्लाइट जरूरी था, उसके लिए या तो फाइट करो जीने के लिए या तो फिर फ्लाइट करो भाग जाओ वहां से। तीसरा था फ्रोजन, राइट? तो फ्रोजन लेटर ऑन आया पर फाइट और फ्लाइट तो था ही। तो एक चूहे को एक बड़े मोटे ताजे बड़े चूहे के साथ एक पिंजरे में रखा गया और उसको प्रताड़ित किया गया। अब बड़ा चूहा उसका खाना खा जाता था, कभी उसको काट लेता था, कभी उसको डरा देता था, कभी उसको ये कर देता था। तो वो दूसरा चूहा क्या हुआ, ऑटोमेटिकली, क्योंकि एक चूहा एम्पावर कर रहा है तो दूसरा चूहा क्या हुआ, छोटा सा हो गया, है ना, डर गया, डरपोक चूहा बन गया वो, है ना, वो हर चीज से भागने लग गया। और फिर इस चूहे को एक चूहिया के साथ मीटिंग करवाई गई और जब उनका बच्चा हुआ तो वो बच्चा भी डरपोक पैदा हुआ। ये दो दो खाली मैंने उठाए हैं एक्सपेरिमेंट आपको समझाने के लिए, एपिजेनेटिक्स का रोल समझाने के लिए आपको मैं ये आपको बता रहा हूं। अब वहीं पे एक चूहे को ऐसे ही डराया गया और उसका सीमेन एक्सट्रैक्ट किया गया। भगवान जाने कैसे एक्सट्रैक्ट किया होगा, वो भगवान जाने चूहों का सीमेन कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, मुझे कोई उसमें ज्ञान नहीं है। मैं एक एक्सपेरिमेंट जो पढ़ा है आपके सामने रख रहा हूं। और फिर उस सीमेन को एक चूहिया के अंदर प्लांट किया गया। Now listen to this very carefully because you will understand what is happening in this world. और उस चूहिया को जो बच्चे हुए वो कोई भी बच्चा डरपोक नहीं था। मैं फिर से बोलता हूँ, पहले चूहे को डराया गया, उसका मीटिंग करवाया गया एक चूहिया के साथ और उनसे जितने बच्चे हुए वो सारे बच्चे डरपोक पैदा हुए। दूसरे चूहे को डराया गया, उसका सीमेन एक्सट्रैक्ट किया गया, उस सीमेन को एक चूहिया के अंदर प्लांट किया गया, उससे जो बच्चे हुए वो डरपोक नहीं हुए। इसका क्या मतलब निकलता है कि जीन्स से ऊपर भी कोई चीज है जो काम कर रही है। आर यू विथ मी? जिन चूहों ने अपने डरपोक बाप को देखा था वो चूहे डरपोक चूहे बने, और जिन चूहों ने अपने बाप को नहीं देखा था वो चूहे नॉर्मल चूहे रहे, वो डरपोक चूहे नहीं बने। इससे जो बात सामने आई वो ये सामने आई कि जीन्स इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं, but they are not the only genes that are transforming information. Are you with me? Are you understanding what I'm saying? ये सब लोग छूट गए पीछे, मैं ही आगे भाग रहा हूँ, तो समझना मेरे साथ जो मैं बोल रहा हूँ। एपिजेनेटिक्स इतनी सिंपली आपको, इससे सिंपली कोई दुनिया में नहीं समझाएगा ऐसा मैं मानता हूँ, ठीक है, और समझा भी दे तो अच्छी बात है। इसके लिए कॉमन जो एग्जांपल यूज होता है वो ये यूज होता है कि अगर एक सेम माँ बाप को दो ट्विंस पैदा हुए और दोनों ट्विंस सेम घर में रह रहे हैं, सेम खाना खा रहे हैं, सेम स्कूल में जा रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं, फिर भी एक ट्विंस का बिहेवियर पूरा अलग है, दूसरे ट्विन का बिहेवियर पूरा अलग है, राइट? सो दीज आर सम थिंग्स व्हिच मेड देम क्वेश्चन कि ये क्यों हो रहा है। सो व्हाट इज द डिफरेंस? सो द डिफरेंस इज द कॉग्निटिव बायस, how somebody is receiving the information that it is receiving। नितिन आपके लिए ही सिर्फ मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, दुनिया में किसी ने एपिजेनेटिक्स को कॉग्निटिव बायस से कनेक्ट नहीं किया होगा। पहला आदमी है आशीष सर जिससे कॉग्निटिव बायस को एपिजेनेटिक्स से कनेक्ट किया है। इसका क्या मतलब निकलता है, कुछ हद तक कुछ इंफॉर्मेशन कुछ बिहेवियर्स हमें हमारे माँ बाप से मिलते हैं, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि कुछ इंफॉर्मेशन हमें ट्रांसफर की जाती है, पर कुछ इंफॉर्मेशन हम उनको देख करके और एनवायरनमेंट के इन्फ्लुएंस में भी सीखते हैं। ओके, और ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि एनवायरनमेंट चेंज किया जाए तो कुछ चेंज होगा, कोई गारंटी नहीं है उसमें, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वो इंफॉर्मेशन रिटर्न हो चुकी है। समझना नितिन इस बात को कि वो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अंदर जा चुकी है। अब अगर उसको बदलना है तो you have to test each and every information that you are getting from your brain, and that is why you need awareness। और मैं awareness से आगे जाके एक शब्द बोलता हूं जिसको मैं बोलता हूं contemplation। It needs to check each thought that is coming to me, what is the origin of the thought,
क्या ये सही है, ये गलत है? सही गलत कैसे डिसाइड होता है किसी चीज का? कि ये मेरे लिए अभी और मेरे फ्यूचर में ये अच्छा है तो मैं इसको रख सकता हूँ, अगर ये अभी या मेरे फ्यूचर में मेरे लिए अच्छा नहीं है तो मैं इस थॉट को नहीं रखूंगा। सिंपल। बिकॉज कॉग्निटिव बायसेस आर वर्किंग। कोई इंफॉर्मेशन जो मिली जी के लिए सही हो सकती है वो नितिन के लिए सही नहीं भी हो सकती। कुछ इंफॉर्मेशन जो नितिन के लिए सही है वो भूमि के लिए सही नहीं भी हो सकती है। कुछ इंफॉर्मेशन जो भूमि के लिए सही है वो मिली जी के लिए सही नहीं भी हो सकती है। राइट? सो इट इज, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज, हम लोग सिर्फ एक बायस में जाकर के, बैंड वैगन बायस में जाकर के बोलते हैं कि दुनिया में अच्छे से जीना है तो इसको अच्छा जीना बोलते हैं, इसीलिए हम सब उसी को कॉपी करने की कोशिश करते हैं जिसको दुनिया मानती है कि अच्छा जीना होता है। ठीक है? वी आर लिविंग द लाइव्स इन बैंड वैगन ओनली, दैट इज ऑल वी आर डूइंग। वी आर जस्ट फॉलोइंग कि अमीर लोग कौन होते हैं, जो इतना पैसा होता है, इतना ये होता है, इतनी बड़ी गाड़ी होती है, इतना बड़ा घर होता है, ये रेफरेंसेस है तो हम बोलते हैं ये अमीर है, तो हम उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं या वहां जाने की कोशिश करते हैं। आर यू विथ मी? ये पॉइंट है तो एपिजेनेटिक्स का क्या मतलब हुआ कि एपिजेनेटिक्स का मतलब ये है अगर कोई बंदा अभी एक ऐसी सिचुएशन में है जो सिचुएशन उसे खुद को पसंद नहीं आ रही है, बी विथ मी फॉर नेक्स्ट 10 मिनट्स एंड जस्ट अंडरस्टैंड एपिजेनेटिक्स, फिर जिसको जाना है वो जा सकता है, फिर मुझे नितिन को खाली अद्वैत का सिद्धांत थोड़ा सा समझाना है, वो मैं समझा दूंगा। अगर किसी बंदे को अभी अपनी प्रेजेंट सिचुएशन पसंद नहीं आ रही है, अगर उसे ये लग रहा है कि मेरी प्रेजेंट सिचुएशन, मैंने अपनी लाइफ को ऐसा नहीं सोचा था, मेरी लाइफ ऐसी क्यों हुई, तो उसके पीछे सिर्फ आपके जीन्स काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन काम नहीं कर रही है, आपका एनवायरमेंट भी उतना काम कर रहा है। और इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि रिपेयरिंग एट द लेवल ऑफ इनसाइड, आउटसाइड, right? The consciousness, the subconscious and the meta conscious, all the three levels। और meta conscious क्या है आपका? आपके beliefs, आपकी values, आपके experience और आपकी identity, that is your meta consciousness। beliefs, values, experience and identity, these forms your meta consciousness। जो अंदर की आवाज है आपकी वो इसी की आवाज है। तो अगर आपके अंदर आग जल गई है कि मुझे अपने आप को ठीक करना है, जिसके अंदर ये आ गया कि मुझे कैंसर हुआ और मुझे ठीक होना ही है किसी भी तरह से, तो फिर वो कुछ भी ट्राई करेगा, कुछ भी करेगा, वो हर चीज करेगा, वो हंसेगा भी, वो ह्यूमर को भी यूज करेगा, वो मेडिसिन भी यूज करेगा, वो आयुर्वेदिक भी यूज करेगा, वो अगर कोई इसको बोलेगा कि 72 घंटे तक शीर्षासन करो तो 72 घंटे तक शीर्षासन भी करेगा, क्योंकि इट ही इज डेस्परेट टू हील हिमसेल्फ। और अगर कोई इतनी डिस्पैरिटी के लिए किसी चीज के साथ लग जाता है तो उसको रिजल्ट मिलता है, मिलता है और मिलता ही, बिकॉज देन ऑल द बायसेस आर बाउंड टू गिव यू रिजल्ट। आर यू विथ मी? राइट? सो दिस इज वेयर, सी दिस इज ऑल अ कनेक्शन ऑफ, आई एम जस्ट, मैं पता नहीं साइकोलॉजिस्ट तो नहीं हूं मैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की कि कैसे आपका ये काम कर रहा है यहाँ पे। अगर आप किसी कैंसर वाले बंदे को सिर्फ इतना विश्वास दिला दो कि बॉडी हील कर सकती है, और ये सारी चीजें जो आप कर रहे हो ये बॉडी को हील करने में हेल्प कर रही है, उसके अंदर अगर ये बिलीफ आ जाए कि यस आई कैन हील माई सेल्फ, ही विल कम आउट ऑफ कैंसर एंड ही विल लिव अ लॉन्ग लाइफ। एग्जाम्पल, मेरे पापा, he was into a cancer and he survived the cancer because of his own beliefs and today he is living a, जहां लाइफ एक्सपेक्टेंसी 3 साल की थी वहां पे आज उनको 7 साल हो गए भगवान की दया से। और अभी ही इज गुड, ही इज 75, ही इज वर्किंग, ही इज गोइंग। तो एक नीड थी कि भाई इतने साल से मेरे पेशेंटों का क्या होगा, तो मैं पेशेंट्स को जाकर के देखूंगा, तो वो डेली वो जो पेशेंट वाला जो रूटीन है उनका, वो इतनी स्ट्रांगली काम कर रहा है। इसको मैं इकिगाई बोलता हूँ। देखो, एक ऐसा स्ट्रांग रूटीन रखो कि तुम इकिगाई में आ जाओ कि मुझे कल उठ के ये काम करना ही है। वो डेली सुबह इसलिए उठ जाते हैं क्योंकि उनको 11 बजे ओपीडी में जाके बैठना है और उनको 10-12 पेशेंट्स को देखना है, और इसीलिए देखना है क्योंकि वो बहुत सीनियर डॉक्टर है और वो जो ओपिनियन देते हैं वो ओपिनियन उनको सही करता है लोगों को। सो ही स्टिल थिंक्स that his opinion is going to help a person and save lots of load from the person, reduce the misery of a person।
और ये जो उनके अंदर से जो उनको आवाज आती है, ये आवाज उनको आज की तारीख में भी सुबह उठाती है एट एज ऑफ 75। आफ्टर कैंसर पूरा हो गया, ठीक हो गया, उसके बाद भी वो सुबह उठते हैं, 11 बजे हॉस्पिटल पहुंचते हैं, 11 से 3 बजे तक हॉस्पिटल में बैठते हैं, वापस घर पे आते हैं, खाना खाते हैं, 5 बजे वापस जाते हैं, 5 से 7 हॉस्पिटल में बैठते हैं। द ओनली थिंग दैट आई कुड सी इन माई फादर दैट हेल्प हिम सर्वाइव out of this cancer and the cancer mindset and all the medicines, all the chemotherapy he went, was his wish to go back to his practice. और इसी को इकिगाई बोलते हैं। डोंट ट्राई टू लिव अ लॉन्ग लाइफ, ट्राई टू सी कि टुमारो आई हैव समथिंग टू डू। अगर ये आपको पता है कि मुझे कल उठ करके ये काम पूरा करना है और ये अच्छा है लोगों के लिए, तो आप कल उठोगे। कल का दिन निकल जाए तो कल सोचोगे कल मुझे ऐसा क्या करना है जो लोगों को हेल्प कर रहा है, और आप उसके लिए उठोगे तो आप उठोगे। 80 साल के होगे तो भी उठोगे, 90 साल के होगे तो भी उठोगे, 100 साल के हो जाओगे तो भी उठोगे। और ये मैं नहीं बोलता हूँ, एक ही बुक बोलती है, खोल के पढ़ लेना अगर आपको पढ़नी हो तो आप जब आपको ये पता है कि आप एक अच्छा काम कर रहे हो और आपके लिए दुनिया में रहना जीना जरूरी है, तो आप क्या करोगे? आप अपनी हेल्थ का ध्यान दोगे, आप अपनी डाइट का ध्यान दोगे, आप अपनी सेहत का ध्यान रखोगे, आप अपनी एनवायरमेंट का ध्यान रखोगे, आप अपने रिलेशनशिप का ध्यान रखोगे। यू विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग बिकॉज यू हैव वन मोर डे टू लिव। So we'll only live here today fully because you want to live one more day. याद रखना, right? So this is why the having and why or ikigai is so important in our life. Are you with me? Are you understanding the point? ये दूसरा पॉइंट है। तो एपिजेनेटिक्स का मतलब हुआ कि यू डोंट हैव टू बिलीव कि जो भी कुछ आपके साथ हो रहा है या आपके माँ बाप के कारण हो रहा है या आपके उसके कारण हो रहा है, एनवायरमेंट उसके लिए इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। अगर ग्रेजुअली एनवायरमेंट को इम्प्रूव किया जाए और इनर वर्क किया जाए। अब ध्यान से सुनिएगा, ताओइज्म वर्सेस शैमनिज्म, ठीक है नितिन, आपके लिए समझना जरूरी है। ताओइज्म दूसरों से कैसे कम्युनिकेट करना उसके बारे में बात करता है, शैमनिज्म इनर वर्क कैसे करना उसके बारे में बात करता है। ताओइज्म क्या बताता है, एक गुरु कैसे रहता है, एक टीचर कैसे रहता है, एक शिष्य को कैसे रहना चाहिए, एक बंदे को कैसे रहना चाहिए सोसाइटी में, इन सारी चीजों की इंफॉर्मेशन ताओइज्म देता है। शैमनिज्म इनर वर्क की इंफॉर्मेशन देता है, आपको क्या थॉट्स होने चाहिए, कैसे अपने थॉट्स को अलाइन करो, कैसे अपने आप को अलाइन करो, कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखो, कैसे अपने आप को शुद्ध रखो, कैसे अपने आप को फिट रखो। ये सारी छोटी छोटी बातें, उसमें भी माइंडफुलनेस आती है। बेसिक्स तो वही है जो सब लोग बोल रहे हैं यहाँ पे, पर ये दो चीजें ऐसे यहाँ पे काम करती है। ओके नितिन, सो अंडरस्टैंड दैट इफ यू चेंज द एनवायरमेंट एंड इफ यू हैव अ ikigai inside you, that yes, why I want to make my life better, then you will change the environment, you will change the behaviors, and you will change everything because you know why you want to do something that you want to do. As simple as that. ठीक है, so with this एपिजेनेटिक्स का ब्रीफ रिव्यू अगेन, अगर आपको एपिजेनेटिक्स के ऊपर आप चाहते हो तो आप बोलना, तो मैं किसी दिन एग्जैक्टली 2 घंटे का लेक्चर सिर्फ आपका एपिजेनेटिक्स के ऊपर ले लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एपिजेनेटिक्स के ऊपर भी मैंने 4 बुक्स पढ़ी हुई है, 4 अलग अलग ऑथर की, और आई अंडरस्टैंड इट मच मच मोर डीपर एंड एग्जैक्टली हाउ इट कैन बी चेंज एंड एग्जैक्टली हाउ एनएलपी कैन हेल्प यू चेंज द एपिजेनेटिक्स ऑल्सो, राइट। ये 2 पॉइंट आज के पूरे हो गए।